आइए एक नज़र डालते हैं विस्तार से आज की खबर पर, जहां कई लोगों के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि राज्य में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की जो पहले भाजपा के गढ़ थे। भाजपा अपनी फैजाबाद सीट भी पार्टी से हार गई और जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, 2 बार बहुमत के साथ सरकार बनाने के बावजूद मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 272 के बहुमत को पार करने के लिए अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं, इसके सहयोगियों के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर भारत गठबंधन इंडिया ब्लॉक 234 सीटें हासिल करने में सफल रही, जबकि कांग्रेस पार्टी 99 सीटों के साथ विपक्ष से आगे रही। मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बहुत बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल और देवेश चतुर्वेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं। 3 और आईएएस अधिकारियों केवी पांडियन, अनिल डींगरा और कुमार रविकांत सिंह, इनको भी केंद्रीय पोस्टिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यालय भी 30 जून को समाप्त होने वाला है। मिश्रा को पहले ही केंद्र से 3 एक्सटेंशन मिल चुके हैं और यह संभावना नहीं है कि उन्हें एक और एक्सटेंशन मिलेगा। यूपी में फिलहाल अभी मामला बीजेपी वर्सेस बीजेपी का है। पूर्व बालियान के खिलाफ गंभीर आरोपों वाले पर्चे बांटे जाने के बाद भाजपा नेता संगीत सोम और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बीच मुठभेड़ ने एक नया मोड़ ले लिया है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बालियान के दोस्त संजीव सहरावत, जिसका उल्लेख पर्चे में किया गया है, ने आरोपों से इनकार किया और सोम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। आइए इन सब के बारे में हम विस्तार से जानते हैं हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ मिस्टर अनूप चौधरी से। हेलो। हाँ जी। जी हेलो मिस्टर अनूप। हाँ जी। आप ज़रा हमें बताएंगे अभी जिस तरह से यूपी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी का जो अभी सिलसिला चल रहा है, जी, संजीव सोम वर्सेस संजीव बालियान का जो मुजफ्फरनगर की सीट में जो उनका हार हुआ था समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक के खिलाफ लगभग 25,000 वोटों के डिफरेंस से हारे हैं वो, तो इस पे अभी जो बीजेपी वर्सेस बीजेपी का जो सिलसिला चल रहा है, ज़रा आप इस विषय पर थोड़ा आप रोशनी डालिए हमारे लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हारे कैंडिडेट हैं उनको जनता ने यूं ही नहीं नकारा है। उसकी तमाम वजह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपी थे, उनका क्षेत्र की समस्याओं को अनदेखी कर देते थे। क्षेत्र की समस्याओं को जो क्षेत्रीय लोग थे उनको वो अनदेखा कर देते थे, और यही वजह थी कि जब इनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तभी से विरोध हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भाप नहीं पाई कि आखिर ये विरोध किस बात का लोग वहां पे कर रहे हैं। कई जगह से कैंडिडेट को वहां पर भगाया गया, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बात को था नहीं ले पाई, वो हकीकत नहीं जान पाई कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, लोग क्यों कैंडिडेट से नाराज हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भाप नहीं पाई, और यही वजह रही कि मुजफ्फरनगर में जो संजीव बालियान थे, उनके सिटिंग एमपी थे, वो उनको हार का सामना करना पड़ा। और जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं संगीत सोम, उन पर आरोप लगाया कि संगीत सोम ने जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको जिताने में उनका सपोर्ट किया था, जिस वजह से संजीव बालियान मुजफ्फरनगर की सीट हार गए। हालांकि बाद में संगीत सोम ने भी सफाई दी कि संजीव बालियान थे वो अपनी विधानसभा में ही नहीं जीत पाए, जबकि जो संजीव बालियान संगीत सोम पर आरोप लगा रहे थे, उसने सफाई दी थी कि संगीत सोम की विधानसभा से संजीव बालियान जीत गए थे, उनको अच्छे वोट मिले थे, लेकिन संजीव बालियान को अपनी ही विधानसभा में जनता ने उनको नकार दिया था। तो जाहिर सी बात है, जिस बात को मैंने शुरू में कहा है अभी कि जनता यूं ही नहीं नकार रही थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, इसके पीछे की वजह थी कि जनता की अनदेखी की जाती थी। उनकी जो लोकल जो जन समस्याएं होती हैं, आम जनता की जन समस्या क्या होती, बिजली पानी और बिजली,
यही उनकी समस्या होती। जब इन्हीं समस्याओं को जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो नजरअंदाज करता है, अपनी क्षेत्रीय जनता को नजरअंदाज करता है, तो उसका खामियाजा वोटिंग में जब वोट होता है तो वोट की चोट के जरिए जो है जो स्थानीय लोग होते हैं वही देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो संजीव बालियान है, जो मुजफ्फरनगर के जो पूर्व एमपी थे, उन्होंने संगीत सोम पर आरोप लगाया था, लेकिन संगीत सोम ने ये साफ कर दिया था कि मुझे जहां पर संगीत सोम की विधानसभा में है वहां तो संजीव बालियान को अच्छे वोट मिले, तो वहां से उस विधानसभा से जीते थे, लेकिन अपनी विधानसभा में संजीव बालियान हार गए। तो जाहिर सी बात है, जनता उनको नकार चुकी थी पहले ही, जनता में फीडबैक इनका निगेटिव था। और हालांकि ताजुब की बात यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का जब सिलेक्शन किया था, तो उससे पहले जितनी भी कैंडिडेट थे उनकी एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि उनका अपने क्षेत्रीय जनता में कितनी पकड़ है, उनका जातीय समीकरण कैसा है, क्षेत्रीय समीकरण कैसा है, लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट के बावजूद भी जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वो रिपोर्ट जो थी, जो उनको मिली थी कि क्या कैंडिडेट कैसे हैं, वो रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो भाप नहीं पाया। यही वजह थी कि क्षेत्रीय लोगों की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कई जो प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा। और जो भारतीय जनता पार्टी का यूपी में लक्ष्य था, यूपी में की 80 से 80 सीट जीतने का, उस लक्ष्य से भी भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर रही। जबकि यूपी से ही सटे दिल्ली की बात करें, एमपी की बात करें या बिहार की बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा यूपी की कंपेयरिंग में। तो जाहिर सी बात है, यूपी में कहीं ना कहीं जो जनता की नाराजगी थी वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ी। जी मिस्टर अनूप, सूत्रों के अनुसार कुछ ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि डिफेमेशन केस का भी एक केस लगाया हुआ है, और उसके ऊपर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जैसे हम जानते हैं संजीत सोम है राजपूत घराने से, और फिर संजीव बालियान हो जाते हैं जट, तो वहाँ पे जो जैसे कम्युनिटी के ऊपर में जो वोट बैंक होता है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन तो फिर जिस तरह से संजीव बालियान हारे हैं, क्या सही में संजीत सोम का वहाँ पे कुछ हाथ रहा है, कुछ षड्यंत्र है, या सिर्फ खोखले इल्जाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर? देखिए, मैंने बताया कि जो इल्जाम थे संजीव बालियान के, उसको संगीत सोम ने तो सफाई दे दी, उसको पहले ही ठुकरा दिया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जब जिन पे आरोप लगाया गया उस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को वहां सीट जीत मिली, लेकिन संजीव बालियान अपनी ही सीट पर, अपनी ही विधानसभा सीट पर वो हार गए। तो जाहिर सी बात है, जो संजीव बालियान की एक कहावत कही है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो ये कहावत यहाँ पे संजीव बालियान पे बिल्कुल सटीक बैठी, क्योंकि वो अपनी ही विधानसभा नहीं जीत पाए। तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से जो राजपूत वोट था, यानी कि यूपी में जो ठाकुरों की नाराजगी थी, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में हावी रही। और जो ठाकुर जो लॉबी थी, जो ठाकुर कम्युनिटी थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी, या उसकी बीजेपी से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनसे कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी थी, जिसका खामियाजा संजीव बालियान को भुगतना पड़ा। एक तो राजपूतों की नाराजगी, ऊपर से जो क्षेत्रीय लोग थे उनकी समस्याओं को अनदेखा कर जो संजीव बालियान ने किया था, उसकी भी नाराजगी का खामियाजा संजीव बालियान को भुगतना पड़ा। चलिए, राजनीति को एक बार पीछे छोड़ते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं जहां पे अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जैसे अभी यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी हो गए, अभी उनका भी रिशफलिंग हो रहा है, सारे ब्यूरोक्रेट्स का रिशफलिंग हो रहा है, जो भी योगी जी के साथ जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे सबका रिशफल हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है, वो क्यों हो रहा है अभी अचानक से? देखिए, अचानक की बात नहीं। अगर यूपी के बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो रिटायर बहुत पहले हो चुके थे, 3 बार उनको एक्सटेंशन मिला है, और नियमों के मुताबिक 3 बार से ज्यादा एक्सटेंशन किसी भी अधिकारी को नहीं मिल सकता है। और 3 बार मिल चुका है जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, जो बहुत पहले रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, एक्सटेंशन पे कार्यभार अपना संभाले हुए हैं। अब 30 जून को उनका कार्यभार समाप्त हो रहा है, तो नियमतः इनको अब चौथा एक्सटेंशन नहीं मिल पाता है, नहीं मिलेगा।
लेकिन इनके इन प्रकरण क्या होता है वो तो समय बताएगा। लेकिन नियमता अगर नियमों की बात करें तो अब उनको एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब उनका पद खाली होगा तो कोई ना कोई जो CS की यानी चीफ सेक्रेटरी की रेस में होगा तो अगली कुर्सी जो है उसी अधिकारी को मिलेगी, चीफ सेक्रेटरी की। लेकिन अभी फिलहाल तो उसमें भी थोड़ा वक्त है। अगर बात करें देवेश चतुर्वेदी की, जो अपर मुख्य सचिव कार्मिक है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, और जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं गोयल, इन दोनों का भी ये केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने का वो हो चुका है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है, पार्ट ऑफ जॉब है। ये भी एक प्रोसेस है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी भी अधिकारी को जाना है तो एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा को ये पूरा कर चुके हैं। जिसके बाद देवेश चतुर्वेदी को और जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं जो बेहद करीबी माने जाते हैं तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। हालांकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मैंने भी बताया कि एक ये पार्ट ऑफ जॉब है, ये एक प्रोसेस है जो इसको किसी तरह का पनिशमेंट या फिर डिमोशन नहीं कह सकते हैं। ये पार्ट ऑफ जॉब है, ये सतत एक प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। उसी प्रक्रिया के तहत इन दोनों अधिकारियों का यहाँ से ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की बात करें तो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि अब इनको ही किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कहा जाता है कि जो दुर्गा शंकर मिश्र हैं वो शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीबी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहते हैं। इसी वजह से उनको तीन बार एक्सटेंशन यूपी में मिला है, जबकि यूपी में ही तमाम काबिल जो सीनियर IAS अधिकारी हैं वो इंतजार करते रह गए कि उनको भी CS की कुर्सी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण, शीर्ष नेतृत्व के करीबी होने के कारण वो पीछे हट गए। और जबकि एक रिटायर हुआ जो IAS अधिकारी था दुर्गा शंकर मिश्र, उसको ही 3 बार का एक्सटेंशन मिला। अब देखना है कि इस बार क्या होता है। तो जी, तो आपका ये मानना है कि ये सब जो भी गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही हो रहा है, उसके नियमों के तहत ही हो रहा है, लेकिन इस पे थोड़ा अगर हम ज़रा मुआवजा करें, जैसे कि थोड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट लाना चाहें, तो क्या ये नहीं समझ सकते कि हम मतलब जिस तरह से यूपी में नाकामयाबी हुई है अभी बीजेपी की, तो अभी जो आने वाले जो बाई इलेक्शंस हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए मतलब क्या वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में जितने भी बड़े अफसर हैं उनको क्या चेंज करके वो फिर कुछ नया रणनीति बनाने चाह रहे हैं या क्या है? मतलब कुछ नहीं लग रहा आपको? देखिए, एक बात तो ये साफ है, जो यूपी के जो नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले यूं ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नौकरशाही है यूपी की सरकार की, वो बेहद बेअंदाज है, बेलगाम है। और जो क्षेत्रीय जो यानी जिले के जो अधिकारी होते, चाहे वो जिलाधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, जो तैनात रहते बड़े स्तर पर, वो जनता की जो समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं को अनदेखा करते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, वो समस्या लोग नाराजगी जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो तो कहेंगे कि उनके भाई हमने आपको जिता के भेजा है, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप ही हमारी बात को जो है नहीं सुन रहे। हालांकि जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसकी कोशिश यही रहती है कि जहां से वो सिलेक्टेड हुआ है वहां की जनता को खुश रखे। लेकिन यूपी की ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के अधिकारी बेअंदाज हैं, बेलगाम हैं। वो मुख्यमंत्री मतलब कि किसी मंत्री को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के आदेशों को दरकिनार कर देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोई निर्देश देते हैं तो उसका भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी फॉलो नहीं करती, चाहे वो जिले के अधिकारी हो या फिर जिले के पुलिस कप्तान हो। जाहिर की बात है, जब जिले के पुलिस अधिकारी, जिले के जो पुलिस कप्तान हैं, वो जनता की समस्याओं को अनदेखा करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो उसका खामियाजा जनता कैसे देगी? जनता तो लड़ाई करने जाएगी नहीं, जनता मारपीट करने जाएगी नहीं। जनता इंतजार करती है 5 साल का, उस वक्त का जब वो वोट की चोट करता है। तो वही वो समय आया कि जो यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के जिले में तैनात जो अधिकारी हैं, बेहद बेअंदाज हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, किसी की भी सुनते नहीं, चाहे वो आम आदमी हो या वहाँ का जो जनप्रतिनिधि हो, उसकी यहाँ तक की सुनवाई नहीं करते हैं। और शायद जो बीजेपी की जो समीक्षा बैठक हुई है, समीक्षा बैठकों में भी कई जो प्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अपनी इस बात का जिक्र किया है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी कैसी है। हालांकि यूपी की ब्यूरोक्रेसी पे आज ही इल्जाम नहीं लगेगा। जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में बनी है,
तभी से यूपी की ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी बेनाज है, वो किसी की नहीं सुनती है। चाहे मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अगर कोई निर्देश देते हैं, उन निर्देशों का भी जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी उसको फॉलो नहीं करती। तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूपी का जो मुख्यमंत्री है, इसकी पहचान करप्शन पे और अपराध पे जीरो टॉलरेंस की है, उसी के आदेशों को दरकार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता वोट की चोट के जरिए ही देती है, जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा 2024 का जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी यूपी में क्या स्थिति रही। जी अनूप जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वहीं से रिलेटेड है। हमारे योगी सरकार का जो शान है, वो बोलते हैं हमेशा कि जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, एकदम उच्चतम स्तर पे काम कर रही है। जी मानते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये आ रहा है कि अभी पिछले 48 घंटों में जो 4 एनकाउंटर हुए हैं नोएडा में 4 एनकाउंटर हुए हैं, इससे ये क्या मैसेज देना चाहते हैं योगी सरकार, क्या मैसेज देना चाहती है, और उसके पीछे क्या छिपा राज है, या आपको क्या लग रहा है उस पर? देखिए, यूपी में जब से मैंने बताया 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, और 2022 का जब यूपी का आम चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड जीत मिली। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान तो पूरी दुनिया में बाबा बुलडोजर वाले बाबा के रूप में होती है। लेकिन जिस तरह से जो एनकाउंटर हुए हैं, एनकाउंटर अभी की बात करें या जो पिछले समय जो हुए हैं, चाहे वो योगी 1 में हो या योगी 2 में हो, तमाम जो इनकाउंटर हुए उस पर विपक्ष, जो यूपी के जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, वो तमाम तरह के आरोप लगाती रही। इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, वो एक तरफा कार्रवाई हो रही। भले ही मुख्यमंत्री अपराध पे जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, लेकिन इसकी आड़ में अधिकारी अपनी जो व्यक्तिगत रंजिश हुई है वो निकालते हैं। कई ऐसे मामले आए कि अधिकारियों ने बिना वजह, बिना जांचे, बिना किसी के सबूत के किसी का घर ढा दिया या किसी का इनकाउंटर कर दिया, फेक इनकाउंटर। ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं जो आज तरह से यूपी सरकार पर लग रहे हैं। और शायद जिस तरह से जो कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई सरकार में होती चली आ रही है कि किसी भी मतलब एक लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में एक नियम होते हैं, कानून होते हैं, कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कानून कुछ नहीं है, कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी, जो चाहेंगे अधिकारी उस हिसाब से सजा दी जाएगी। जबकि जब कानून कोर्ट कचहरी इसलिए बनती है कि कोई भी अपराधी है उसको अपराधों के तहत उसके जो प्रूफ होते हैं उसके तहत सजा दी जाए, उसी प्रूफ के आधार पर उसकी सजा तय होती है कि इसको आजीवन सजा हो या 7 साल की सजा हो या मृत्युदंड की सजा हो। लेकिन जो यूपी में 2017 के बाद से जो रवायत चली है कि सीधा एनकाउंटर कर, इस एनकाउंटर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी हैं आरोप लगाते रहे हैं यूपी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। और यह वजह है कि लोगों में इस बार जो है एक गलत मैसेज गया है कि यूपी सरकार या यूपी के जो अधिकारी हैं कहीं भी किसी भी समय किसी को भी मौत की घाट उतार सकते हैं, किसी के भी खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, किसी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई कर सकते हैं। ये मैसेज लोगों में बैठ गया था और शायद यही मैसेज, इसी से जनता तंग आ चुकी थी और इसका जवाब देने के लिए जनता ठान लिया था कि 2024 का चुनाव आए, उसमें हम जवाब देंगे। और यही जनता ने जवाब दिया, जिसमें यूपी में भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ। जी मिस्टर अनूप, वही लोकसभा चुनावों में तो जनता ने अपना प्रक्रिया दिखा, उन्होंने अपना वोट मैंडेट दिखाया है। लेकिन फिर भी योगी जी का अभी जो यूपी में जो सरकार बना हुआ है, सीएम योगी जी का, तो वही मैं पूछना चाहता हूं कि इस बार अभी 48 घंटों के अंदर जो 4 एनकाउंटर हुए, उससे क्या संदेश जाता है लोगों में? देखिए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दावा रहा है कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस, यानी उनका कहते हैं कि अगर कोई भी अगर अपराध करेगा, कॉमन मैन को अगर कोई भी परेशान करता है या फिर यूपी की महिलाओं को, बेटियों को या युवतियों को परेशान करेगा, तो अगले चौराहे पे परेशान करेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज वहां पे मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये छवि है कि उनकी छवि इस बात की है कि अगर कोई भी अपराध किसी के करता है, किसी के साथ, अपराधी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराधी को एक सजा देने की एक नियम होता है। कोर्ट कचहरी इसीलिए बनते हैं कि अपराधी वहां जाए
और सबूतों के आधार पर जो जज होता है उसको सजा दे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वो चीजें नहीं आती हैं। यहाँ पर अधिकारी भी जिस तरह से एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर के जो अभी 4 एनकाउंटर की बात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इनके पीछे का मकसद यही है कि एक मैसेज देना है कि अपराध और अपराधियों का बोलबाला यूपी में नहीं चलेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते चले आए या अपराधी जेल चला जाए या फिर नरक में जाने के लिए तैयार है, इसके बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधी बेखौफ है, अपराधी बेलगाम है। एनकाउंटर में एनकाउंटर तो जरूर है, मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अपराध और अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी आखिर अपराध क्यों हो रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके पीछे जिस तरह से जो विपक्ष है आरोप लगाता रहा है कि एनकाउंटर की आड़ में जो अधिकारी हैं वो फेक एनकाउंटर करते हैं, और कई ऐसे एनकाउंटर में जो पूरी तरह से फेक साबित हुए हैं वहां पर। तो ऐसे ही इसलिए जो है विपक्ष जो है हमेशा जो है आरोप लगाता रहा है एनकाउंटर पे, और आरोप ये भी लगाता रहा कि अगर एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के तहत अपराधी को सजा दी जा सकती है, तो ये इस तरह से अपराध को सजा, अपराधी को किस तरह की सजा दी जा रही, लोकतंत्र में ये कैसी सजा है? तो इस पर विपक्ष तो हालांकि सवाल उठाता रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सत्ता पार्टी की बात करें, वो इन्हीं कार्यों के चलते अपनी पीठ को थपथपाने की कोशिश करती है, एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि अपराध और अपराधियों का यूपी से खात्मा होगा, जैसा कि भारत में 0 टॉलरेंस की नीति है। तो आपके अनुसार कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बाई इलेक्शंस आने वाले हैं इसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं योगी जी? देखिए, संदेश तो पहले ही दे दिया जनता ने और पूरी तरह नकार दिया। अब एक चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को कि क्योंकि आप खुद देखिए बाई इलेक्शन में क्या होगा। बाई इलेक्शन तो वैसे भी कहा जाता है, बाई इलेक्शन पे ठप्पा रहता है कि वो जो बाई इलेक्शन होता है वो सत्ता का इलेक्शन होता है। सरकार उसमें जो चाहेगी, अगर जो मर्जी होगी सरकार के हिसाब से होगी। बाई इलेक्शन पे हमेशा ठप्पा लगा रहा है कि वो सत्ता का चुनाव होता है। लेकिन जिस तरह से जो हुआ है यहाँ पे, जनता ने जो मैसेज दिया आपकी कि पूरी देश दुनिया में हॉट स्ट्रीट दी थी अयोध्या, वहां पर जब 21 जनवरी को तो भव्य दिव्य वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु श्री राम की, वहां पर जनता ने नकार दिया था। हर जाति धर्म के लोग थे, वहां पे जनता नकार दिया। तो जाहिर सी बात है जनता किस तरह से परेशान है, पीड़ित है इनकी नीतियों को लेकर, उसी खामियाजा तक कि अपनी वो अयोध्या की भी नहीं, यानी हैदराबाद सीट भी नहीं बचा पाए जहां पर अयोध्या में प्रसिद्ध राम विराजमान है। तो जाहिर सी बात है जनता कहीं ना कहीं जो बाई इलेक्शन होगा या फिर 2027 का चुनाव होगा, जनता कहीं ना कहीं वोट की चोट देगा। लेकिन अगर बाई इलेक्शन की बात करें तो बाई इलेक्शन बहुत हद से सत्ता से प्रभावित होता है, ये हमेशा से चला आ रहा है। अब बाई इलेक्शन में क्या होता है ये समय बताएगा। जी जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमें लेटेस्ट डिटेल्स देने के लिए बहुत धन्यवाद। देश भर से नवीनतम खबरें और देखने के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।